हेलो फ्रेंड, अगर इस कहानी का आपने पिछला पार्ट नहीं पढ़ा है तो पहले इस कहानी का पिछला पार्ट जरूर सुने। अब तक आपने पढ़ा सलोनी बाहर हाल में सबके लिए चाय बनाकर लाती है और काकू दादा को चाय में जहर मिलाकर मारने की धमकी देती है और फिर काकू दादा के सामने बैठ जाती है। साथ ही पूरे हॉल में एक भयंकर बदबू फैल जाती है। अब आगे सलोनी हॉल में जोर जोर से घूमने लग जाती है और साथ ही वहाँ एक बहुत ही बुरी बदबू चारों ओर फैलने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद सभी लोग अपना मुंह ढककर हैरान से होकर सलोनी की तरफ देखने लगते हैं। तभी काकू दादा बोले, आखिर क्यों इतना परेशान कर रखा है सबको? बता, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? तेरा खुद का एक पैर कब्र में है और तू मुझसे मेरी आखिरी इच्छा पता करेगा? हा हा हा। तो सुन, मेरी आखिरी और पहली इच्छा यही है, मुझे अपनी दुल्हन के साथ रहना है या फिर इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। काकू दादा सलोनी की तरफ इशारा करते हुए बोले, अगर यह तेरी दुल्हन है तो फिर तूने इस बच्ची छवि के शरीर पर कब्जा क्यों किया है? क्यों आया है इसके ऊपर? इसे क्यों परेशान कर रहा है? काकू दादा की बात सुनकर छवि अपने दोनों गालों पर हाथ फेरते हुए बोली, अच्छी तो मुझे यह भी लगती है, कच्ची कली है अभी, पर क्या करूं, मेरी दुल्हन मुझे पहले मिल गई। अगर यह पहले मिलती तो इसे अपने साथ ले जाता, पर मुझे दोनों अच्छी लगती है। अगर तू कहे तो दोनों को अपने साथ ले जाऊं। छवि की बात सुनकर चेतन गुस्से में बोला, खबरदार खबरदार, तुमने अपने मुंह से एक शब्द भी और कहा तो मेरी बहन और बीबी के बारे में। चेतन की बात सुनकर छवि गुस्से में उठी और चेतन के पास आकर उसका कॉलर पकड़कर उसे पीछे करते हुए दीवार से जाकर सटा दिया। छवि के मुंह से लाट निकलने लगी और मर्दानी आवाज में चीखने लगी, क्या कहा? तेरी बीबी? तेरी बीबी नहीं है ये मेरी दुल्हन है। मैंने शादी की है इसे। अगर तूने मेरी दुल्हन के नज़दीक भी आने की कोशिश की तो जान से जाएगा तू और मुझसे मुकाबला करेगा। तू जानता ही क्या है मेरे बारे में? कौन हूँ मैं जिंद हूँ, जिंद। छवि जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, जिंद हूँ मैं, जिंद हूँ। मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, छोड़कर इसे नहीं जाऊँगा, इसको साथ लेकर जाऊँगा। तभी पीछे से काकू दादा और प्रकाश एक जल्दी से आए और बिना देरी के काकू दादा ने जल्दी से अपनी जेब से सिंदूर निकाला और छवि के माथे पर रगड़ दिया। छवि बुरी तरह चीख पड़ी और वहीं एकदम से बेहोश हो गई। चेतन बुरी तरह हाँफने लगा और गहरी सांस लेते हुए बोला, काकू दादा, यह शैतान तो हर रोज ताकतवर होता जा रहा है, न जाने अब क्या करेगा यह। और आपके सिंदूर लगाने से तुरंत भाग गया। सलोनी ये सब एक पुतले की तरह बस चुपचाप देखे जा रही थी। काकू दादा और प्रकाश जी छवि को उठाकर बेड पर लिटाने लगे और लिटाने के बाद काकू दादा छवि के गले में एक अभिमांत्रित रुद्राक्ष की माला डालते हुए बोले, बेटा, ये कोई ऐसा सिंदूर नहीं है, यह पंचमुखी हनुमान जी के चरणों का सिंदूर है। सलोनी यह सब देखने के बाद जैसे अपना आपा खो चुकी थी और अचानक से मुंह छिपाकर रोने लगी। तभी अचानक वो बिल्ली जाने कहां से एकदम से कूदकर सलोनी की गोद में आई और दूसरी छलांग लगाते हुए खिड़की से एकदम गायब हो गई। अपनी गोद में अचानक बिल्ली को देख सलोनी जोर से चीख पड़ी और एकदम से उसकी दांतें भीज गई, जिससे सलोनी बेहोश हो गई। चेतन जल्दी से ही पास में ही रखे पानी के जग को उठाकर लाया और हाथ में पानी लेकर सलोनी के ऊपर डालते हुए उसे जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सलोनी होश में नहीं आई। काकू दादा गौर से सलोनी की तरफ देखते हुए चेतन से बोले, बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों को आराम करने दो और उन्हें एक ही साथ रहने दो, क्योंकि वह शैतान कभी भी किसी पर भी आ सकता है। काकू दादा की बात सुनकर चेतन सवाल भरी नजरों से काकू दादा की तरफ देखते हुए बोला, पर काकू दादा, अभी तो आपने छवि को माला पहनाई है, तो फिर वह शैतान कैसे आ सकता है? काकू दादा कुछ सोचते हुए बोले, बेटा, यह सिर्फ मेरा अनुमान है कि वह शैतान आएगा, हो भी सकता है नहीं आए, क्योंकि मैं अभी तक उसकी ताकत से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं सोच पा रहा हूँ वह मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। काकू दादा की बात सुनकर प्रकाश जी बीच में बोल पड़े, पर काकू दादा, माना वह शैतान छवि पर भी आ सकता है और हो सकता अभी सिर्फ कुछ देर के लिए ही चला गया हो, लेकिन इस तरह दोनों को साथ रखना भी सही नहीं है। काकू दादा प्रकाश जी की तरफ देखते हुए एक गहरी सांस के साथ बोले, बेटा, अगर दोनों को अलग अलग रखा
तो वह दोनों को अलग अलग तरीके से परेशान करके हमें गुमराह करेगा, क्योंकि शायद वो जान चुका है आज रात जो उपाय मैं करने वाला हूँ। फिर काकू दादा अपना सारा सामान हॉल में लेकर पूजा की तैयारी करने लगे। तभी अचानक लाइट चली गई। लाइट जाते ही पूरे घर में चमगादड़ों की आवाज़ जोर जोर से गूंजने लगी, मानो जैसे किसी जंगल में हो। काकू दादा चेतन को आवाज़ लगाते हुए बोले, चेतन बेटा, डरना मत, हिम्मत से काम लेना। चेतन बस हाँ में जवाब देकर चुप हो गया। काकू दादा ने कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए जैसे ही माची जलाई, एकदम से लाइट आ गई और चमगादड़ों शोर भी अचानक गायब हो गया। पूरे घर में एकाएक सन्नाटा छा गया। काकू दादा ने अपने सामान से निकालकर 2 मोमबत्तियों को वहीं जलाकर रख दिया। जैसे ही काकू दादा की नज़र चेतन की ओर पड़ी, काकू दादा हैरान रह गए। उन्होंने देखा चेतन जमीन पर लेटा हुआ जोर जोर से सांसें ले रहा था, जैसे किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा हो और अपने हाथ पैरों को छटपटाए जा रहा था। चेतन का चेहरा एकदम लाल हो चुका था और पूरा शरीर पसीना पसीना, उसकी आंखें एकदम पीली और बाहर निकलने को जैसे आतुर हो रही थी। काकू दादा ने जल्दी से पास में रखी बोतल से गंगा जल निकालकर अपने हाथ में लिया और कुछ पड़ते हुए चेतन के ऊपर जोर से मारा। गंगा जल ऊपर पड़ते ही चेतन के हाथ पैर एकदम ढीले हो गए और जोर जोर से हाँफते हुए खांसते हुए उठकर बैठते हुए बोला, काकू दादा, पता नहीं कौन था जिसने मेरा मुंह दबा रखा था। अगर थोड़ी देर और आप मेरी ओर नहीं देखते तो मैं तो मर ही जाता। काकू दादा चेतन के हाथ में थोड़ा सा गंगा जल देकर उसे पीने का इशारा करते हुए बोले, बेटा, वो शैतान बहुत गुस्से में है, मुझे पहले से ज्ञात था वैसे कि वो कोई ना कोई कोशिश जरूर करेगा। मुझ पर बस नहीं चला उसका तो तुम पर उसने हमला कर दिया। अब तुम ठीक हो ना? चेतन खुद को संभालते हुए बोला, हाँ काकू दादा, मैं ठीक हूँ। चेतन की बात सुनकर काकू दादा अपनी पूजा की तैयारियों में लग गए। काकू दादा ने गाय के गोबर से एक कुंड तैयार किया। थोड़ी देर बाद चेतन से घर की एक लाइट के अलावा सारी लाइट बंद करने के लिए कहा। चेतन सभी लाइटें बंद करके काकू दादा के पास आकर बैठ गया। पूरे हॉल में बस एक लाइट जल रही थी, जिसकी रोशनी भी बहुत कम थी। काकू दादा ने हवन के चारों ओर पंचमुखी हनुमान जी के चरणों के सिंदूर से एक रेखा बनाई और उसके अंदर दिया जलाकर रख दिए। काकू दादा ने हवन कुंड में सभी सामग्री को अग्नि कुंड में डालते ही धुआं हो गया और धुएं के साथ ही पूरे हॉल में चीखें गूंजने लगी। थोड़ी देर बाद जब धुआं खत्म हुआ और हवन कुंड में ठीक प्रकार से अग्नि होने लगी, तो काकू दादा सलोनी का नाम जोर जोर से लेते हुए उसका आह्वान करने लगे। काकू दादा फिर एक बार और चिल्लाते हुए बोले, तू आता है या मैं दूसरा उपाय करूं? तभी सलोनी चीखते हुई सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई दिखाई दी। सलोनी की चीख सुनते ही चेतन की नज़र सलोनी पर पड़ी और अगले ही पल एक पलक झपकते ही सलोनी एकदम से चेतन के चेहरे के पास आकर जोर से चीख पड़ी। सलोनी को यूँ अचानक अपने पास चीखता देख चेतन के होश उड़ गए। चेतन पसीना पसीना हो गया, उसका दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। काकू दादा ने जल्दी से सिंदूर हाथ में लिया और मंत्र पढ़ते हुए सलोनी के ऊपर फेंका। सिंदूर अपने ऊपर पड़ते ही सलोनी जोर से चीखते हुए वहीं एकदम शांत होकर बैठ गई। काकू दादा ने चेतन को अपने पास बिठाया और हवन कुंड में आहुति देते हुए बोले, क्यों परेशान कर रहा है इस बच्चे को? चाहता क्या है तू? सलोनी अपने दोनों पैरों को सिकुड़कर अपना सर नीचे झुकाकर अपने हाथ पैरों में बांधकर बैठ गई और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोले, तुझे क्या लगता है तू मेरा मुकाबला कर पाएगा? इतना ताकतवर हूँ तू। पहले मैं इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन जब से मैं अपने असली ठिकाने पर अपनी दुल्हन को ले गया हूँ, मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। तू मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। मारा जाएगा, बेमौत मारा जाएगा। अभी समझा रहा हूँ, चला जाओ वापस, चला जा, कहकर सलोनी फिर से अपना सर झुकाकर शांत होकर बैठ गई। काकू दादा बोले, मैं जानता हूँ तू ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। अगर तू इतना ही ताकतवर है तो मेरी विद्या से इतना डर क्यों रहा है? क्यों मुझे बार बार जाने के लिए बोल रहा है? हिम्मत है मुकाबला करने का तो कर, नहीं तो या तो तू मारा जाएगा या फिर मैं। काकू दादा की बात सुनकर सलोनी जोर जोर से ताली बजाकर हंसते हुए बोली, क्या कहा? मैं मारा जाऊंगा? मैं मारा जाऊंगा? मैं मर जाऊंगा? मैं खुद मरा हुआ हूँ, तू मुझे क्या मारेगा? तू तो बस अपनी फिक्र कर,
इतना कहकर सलोनी जोर जोर से चीखने लगी। चीखने की आवाज़ें बहुत भयंकर थी। चेतन ने अपने कान बंद कर लिए। पूरे हॉल में रखा सामान गिरने लगा, मानो जैसे कोई भूकंप हो। हवन कुंड के आसपास रखा सारा सामान भी जोर जोर से कंपन करने लगा। हवन कुंड के इर्द गिर्द रखे सारे दिए बुझ गए। हवन कुंड की अग्नि जोर जोर से लपटे मारने लगी। सलोनी अपने दोनों पैर सीधे करके अपने बालों को पकड़कर हंसते हुए बोली, तूने मेरे लिए यह हवन किया है ना? तुझे क्या लगता है मैं चला जाऊंगा? काकू दादा ने पास में ही रखी थाली में से सामग्री उठाई और जोर जोर से मंत्र उच्चारण करते हुए हवन कुंड में डालने लगे। सलोनी गुस्से में दांतों को पीसते हुए बोली, बंद कर दे इसे। काकू दादा लगातार मंत्र उच्चारण करते हुए अग्निकुंड में सामग्री डालने में लगे रहे। सलोनी अपने हाथ पैरों को नोचते हुए और अपने पैरों को एड़ियों को जोर जोर से जमीन पर मारते हुए बोली, बंद कर दे इसे, बंद कर दे, बंद कर दे, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, बंद कर दे इसे। काकू दादा हवन कुंड में सामग्री डालते हुए बोले, फिर जाने से पहले अपनी इच्छा बता। सलोनी चीखते हुए बोली, मुर्गा, मुझे बस एक मुर्गे की भेंट दे दे, फिर चला जाऊंगा, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। काकू दादा सिंदूर हाथ में भरकर उठाते हुए बोले, तुझे तेरी भेंट मिल जाएगी, बस इस बच्ची को परेशान करना छोड़ दे। काकू दादा को अपने पास आता देख सलोनी ने जैसे ही काकू दादा को अपने हाथों से रोकने की कोशिश की, उससे पहले ही काकू दादा ने सलोनी के बाल पकड़कर माथे पर सिंदूर रगड़ दिया, जिससे सलोनी वहीं गिर पड़ी। काकू दादा चेतन के पास आए और उसके कंधे पर थपथपाते हुए बोले, बेटा इसे कमरे में ले जाओ और उसके बाद सभी घर वालों को लेकर मेरे कमरे में आना, तब तक मैं ये सारा सामान समेट कर आता हूँ। काकू दादा की बात सुनकर चेतन चुपचाप सलोनी को उठाकर अपने कमरे में ले गया और उसे सुलाकर सभी घर वालों के साथ काकू दादा के कमरे में सभी लोग इकट्ठा हो गए। काकू दादा बहुत शांति से जमीन पर अलती पलती लगाकर कुछ ध्यान कर रहे थे। थोड़ी देर बाद काकू दादा अपने ध्यान से निकलकर सभी को जमीन पर बैठने का इशारा करते हुए बोले, आज से 5 दिन बाद अमावस्या आने वाली है। उस दिन इस शैतान की शक्तियाँ और ज़्यादा हो जाएगी और हो सकता है यह शैतान कुछ और बुरी ताकतों से जो इसके कब्जे में हो, उनके जरिए हम में से किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। तुम सब लोगों को हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि हर वक्त मैं सभी के साथ नहीं रह सकता और अब मुझे एक बड़ी पूजा की तैयारी भी करनी है। तो वो शैतान अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगा हम सबको गुमराह करने की, कुछ ऐसा करने की जो हमें नहीं करना चाहिए। इतना कहकर काकू दादा शांत हो गए। काकू दादा की पूरी बात सुनने के बाद चेतन बोला, पर काकू दादा अभी तो शैतान ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, अब कभी वापस नहीं आऊंगा, उसे एक मुर्गे की भेंट चाहिए। चेतन की बात सुनकर किशोर जी खुश होते हुए बोले, क्या चेतन बेटा सही कहा तुमने, ऐसी शर्त रखी है उस शैतान ने जाने के लिए, बस एक मुर्गे की भेंट मांगी है तो मैं कल ही एक मुर्गा ले आता हूँ और जल्दी से जल्दी अपने घर से इस बुरी शक्ति को हटा देंगे। काकू दादा किशोर जी और चेतन की बात सुनकर बोले, तुम लोग भी ना कुछ ज़्यादा ही भोले हो। तुम किसकी बातों पर यकीन कर रहे हो? उस शैतान की बातों पर? अरे वो तो अगर गंगा जल की कसम भी खा जाए तब भी नहीं मानेगा। मैं जानता हूँ यह बुरी ताकतें ऐसे ही करती हैं, जब भी इनकी शक्तियाँ बढ़ने वाली होती है या अपने आप को कमज़ोर ही दिखाते हैं ताकि हम लोग उनकी बातों में आ जाएं। अब तुम लोग जाओ, आराम करो, लेकिन चौकन्ना रहना। चेतन खड़ा होकर बोला, काकू दादा सलोनी आज तो आराम से सो पाएगी ना? काकू दादा खड़े होते हुए बोले, बेटा अभी तो वो शैतान सलोनी के पास नहीं आएगा, लेकिन उसके आसपास ही रहेगा और एक छोटा सा उपाय मैं सुबह करूँगा। अभी तुम सब लोग सो जाओ। काकू दादा की बात सुनकर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। चेतन ने भी अपने कमरे को अंदर से बंद किया और जाकर बिस्तर पर लेट गया। पास ही में लेटी सलोनी के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए चेतन बोला, तुम प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाओ सलोनी, मैं तो तरस गया हूँ अपनी सलोनी से मिलने के लिए। शादी के बाद के लिए इतने सपने देखे थे ना हम दोनों ने, लेकिन हम दोनों तो इतने पास होकर भी एक दूसरे से इतना दूर हैं जितना शादी से पहले भी नहीं थे। सलोनी की तरफ देखते देखते ही चेतन की कब आँख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब चेतन की आँख खुली तो देखा सलोनी भी उठकर चुपचाप बैठी थी। सलोनी को चुपचाप देख चेतन सलोनी के पास आया, उसके बालों को संवारते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें, चुपचाप से क्यों बैठी हो? तैयार हो जाओ,
नाश्ता करने चलते हैं नीचे। सलोनी और चेतन नीचे आते हैं और थोड़ी देर बाद सभी लोग नीचे नाश्ते के लिए इकट्ठा हुए। सलोनी के नीचे आने पर अनीता जी रसोई में से एक लोटे में कुछ सामान रखकर सलोनी के सर से होकर उतारते हुए जमीन पर ले जाती और फिर से उसके सर पर लाती। ऐसा अनीता जी ने 7 बार किया और बर्तन ले जाकर काकू दादा के कमरे में रख दिया। सलोनी यह सब देखकर हैरान थी और सवाल भरी नज़रों से चेतन की तरफ देख रही थी। चेतन ने भी नज़रों में इशारा किया कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। अनीता जी के आते ही सलोनी बोली, माँ जी आप यह क्या कर रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अनीता जी सलोनी के सर पर हाथ फेरते हो बोली, कुछ नहीं बेटा, तुम्हें नज़र लग जाती है बहुत जल्दी, तो बस नज़र उतार रही थी। तभी काकू दादा अपने कमरे से खांसते हुए बाहर निकले। सलोनी ने जल्दी से अपने सर पर पल्लू लिया। काकू दादा सलोनी के पास आए और बोले, कैसी हो बेटा, अब तबीयत कैसी है? सलोनी हिचकिचाते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कौन? मैंने आपको नहीं जाना। काकू दादा हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटा, जान लेना, बहुत वक्त है अभी। तभी छवि अपने कमरे से निकलती हुई बोली, मम्मी मैं जा रही हूँ कॉलेज, आने में थोड़ी लेट हो जाएगा। अनीता जी छवि को रोकते हुए बोली, लेट क्यों हो जाएगा? छवि बोली, अरे मम्मी कॉलेज में कोई फंक्शन है तो बस उसी में पार्टिसिपेट किया है, इसलिए आने में देर हो जाएगी। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर छवि कॉलेज के लिए निकल गई। रास्ते में छवि के पास एक गाड़ी रुकी जिस पर बैठे शख्स ने छवि से अपनी बाइक पर बैठने के लिए कहा। छवि जैसे ही मुड़कर बाइक पर बैठने के लिए हुई, वो शख्स छवि की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। छवि चिढ़ते हुए बोली, क्या प्रॉब्लम है तेरा? ऐसे मुझे देखकर हंस क्यों रहा है? लेकिन वो शख्स अभी भी हंसे जा रहा था। छवि बोली, तुझे हंसना है तो ठीक है, तू हंस ले, फिर मैं निकल जाऊंगी अकेले कॉलेज के लिए। कहकर छवि जाने लगी। तभी उस शख्स ने छवि का हाथ पकड़ा और सॉरी बोलते हुए कहा, अच्छा सॉरी बोल दिया ना, अब तो भाव मत खा और बैठ बाइक पर, वरना पहुंचेगी दोपहर तक कॉलेज। छवि झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, देख कुणाल, मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, इस तरीके से मुझ पर हंसना बंद कर दे। लेकिन एक बात बता, तू मुझ पर हंस क्यों रहा था? मैं कोई जोकर लग रही हूँ क्या? कहते हुए छवि बाइक पर बैठ गई। कुणाल बाइक स्टार्ट करते हुए बोला, अरे जोकर नहीं पागल, तू तो पूरी जोकर लग रही है। ये गले में इतनी कंठी माला जो पहन रखी है, बड़ी सी। छवि माला की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा यह माला है? यह माला तो मुझे मेरे काकू दादा ने पहनाई है, मैंने तुझे बताया था ना उनके बारे में। कुणाल जोर से हंसते हुए बोला, अच्छा हाँ समझ गया, तेरे वही काकू दादा ना जो भूत प्रेतों से बात करते हैं। वैसे उनके भी मज़े हैं यार, कितनी सुंदर सुंदर चुड़ैलें और डायन होती होंगी ना। और तेरे काकू दादा उनके साथ टाइम स्पेंड करते होंगे ना। उनकी लाइफ तो हमसे भी अच्छी है। हम तो अपनी एज में भी इतने मज़े नहीं कर पा रहे जितने वो अपनी इस एज पर कर रहे हैं। कुणाल की बात सुनकर छवि कुणाल के कमर पर जोर से थप्पड़ लगाते हुए बोली, बकवास बंद कर, मेरे काकू दादा के बारे में कुछ भी उटपटांग कहने की जरूरत नहीं है। अगर तू उनके बारे में नहीं जानता तो प्लीज़ उनके बारे में इतना बुरा भी मत बोल। इतना कहकर छवि चुप हो गई। कुणाल बोला, अच्छा सॉरी यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तुझे बुरा लगा तो सॉरी, लेकिन तू खुद भी तो सोच ना, आज की दुनिया में भूत प्रेत कहाँ होते हैं। कुणाल की बात सुनकर छवि को सलोनी याद आ गई। सोचते ही सब एकदम से डर गई और अटकती सी आवाज़ में बोली, कुणाल आज की दुनिया में भी यह भूत प्रेत होते हैं। जो दूर है उनसे वह नहीं जानते, लेकिन जो इनसे एक बार रूबरू हो जाते हैं वह अच्छे से जानते हैं यह लोग कैसे होते हैं और क्या कर सकते हैं। छवि की बात सुनकर कुणाल बोला, क्या बात है, लगता है तेरे काकू दादा का असर तुझ पर भी हो गया है। तुझे बहुत जानकारी मिल गई है भूत प्रेतों के बारे में। लगता है तू पीएचडी करने वाली है इन पर। लेकिन यह बता, तू तो ठीक है? छवि अपने बाल ठीक करते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसा क्यों पूछ रहा है तू? कुणाल मजाकिया अंदाज में बोला, नहीं बस मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, तूने इतनी बड़ी कंठी माला जो पहन रखी है तो मुझे लगा शायद कहीं तेरे ऊपर भी कोई भूत प्रेत तो नहीं है। कुणाल की बात सुनकर छवि गुस्से में बोली, बकवास बंद कर, अपनी चुपचाप से बाइक चला वरना मैं अभी उतर जाऊंगी। कहते हुए छवि ने अपना माला को अपने कपड़ों में छिपा लिया। थोड़ी देर बाद दोनों कॉलेज पहुंच गए।